हेलो एवरीवन। कैसे आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में सब लोग मस्ती से जुटे होंगे। क्लियर? तो आज फिर हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 होम साइंस, जिसका चैप्टर नंबर 2 है। शीर्षक का नाम है शैशव काल के निवारात्मक रोगों से बचाओ। इसका मतलब क्या समझे आप? चैप्टर क्या कहता है कि जब हम छोटे से अवस्था में होते हैं, यानी अपने जन्म से लेकर के 5 वर्ष की आयु तक में, हमारे बॉडी में अनेक से रोग लगते हैं, संक्रामक रोग। और इस रोग के क्या क्या लक्षण हैं, रोग के क्या कारण हैं, और जब रोग हो जाए तो कैसे बचेंगे, इन तमाम सी बातों को इस अध्याय में पढ़ना था मुझे। तो हमने इस पाठ का 2 चैप्टर मतलब वीडियो दिया था। वीडियो में अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया था कि कोई भी रोग हमें होते तो हैं तो क्यों होते हैं, किस सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं, हवा के कारण, भोजन के कारण, और क्या क्या बातें हैं, सारी बातें हमने बताई थी। जब रोग हो जाए तो हम इस रोग से कैसे बचेंगे, और फिर से रोग से बचने के क्या क्या मतलब और सारे तरीके हैं, इन सब बातों को देखा था। और इसका हमने लघुतरीय क्वेश्चन भी हमने क्लियर करा ही दिया है। तो आज हम लोग चलेंगे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। जो छात्र इसको नहीं देख पाए होंगे उसको एक बार देख लीजिएगा वीडियो को, तो समझने में सुविधा होगी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ज्यादा समय न लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? सुनना। क्वेश्चन 1 क्या कहता है, सुनिएगा। 6 रोग के कारण, लक्षण, उपचार, रोकथाम के विषय में लिखिए। अब 6 रोग है क्या, पहले समझिए। हम लोग पढ़े थे, जिसको ना हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं टीबी। टीबी को ही हिंदी भाषा में 6 रोग कहा जाता है। अब इसका कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले पूछ रहा है आपसे 6 रोग के कारण। तो इसका मेन कारण है, एक जीवाणु है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये हम लोग कई नीचे के क्लास में भी पढ़े थे। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, चाहे वो हवा के माध्यम से हो या जिस भी माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो हमारे शरीर में वह पनपना शुरू करता है। और हमारी जो खास करके जो सीने हैं ना, जिसको वक्ष गुहा कहते हैं, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां होती है। इन हड्डियों को वो छिद्र करना शुरू कर देता है। परिणाम होता है पूरा सीने को छलनी कर देता है, दर्द होना शुरू होता है। तो आप अब इस सब क्या समझे, इसका मेन कारण क्या है? तो मेन कारण है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब ये फैलता कैसे है? अगर आप धूम्रपान करते हैं तो धूम्रपान जो तंबाकू है, तंबाकू में एक पदार्थ पाया जाता है निकोटीन, और उस निकोटीन में ये पाया जाता है, चाहे आप खैनी खाइए, सिगरेट, तंबाकू पीजिए, बीड़ी पीजिए, इन सब माध्यमों में ज्यादा पाई जाती है और उन व्यक्तियों को ज्यादा होती है। अब आपके दिमाग में एक और सवाल उठता होगा, अगर नहीं उठा होगा तो अब उठ जाएगा, कि भाई अगर जो व्यक्ति इस तरह का धूम्रपान नहीं करता तो उसको कैसे हो जाता है? तो इसका मेन कारण क्या है कि जब मान लीजिए हम बिल्कुल नहीं करते हैं धूम्रपान, लेकिन कोई व्यक्ति अगर हमारे सामने में धूम्रपान कर रहा है और वो धुआं को जब छोड़ता है, तो वो धुआं श्वसन के माध्यम से जब हमारे बॉडी के अंदर आएगा तो हम पहले पीड़ित होंगे, उससे पहले हम पीड़ित हो जाएंगे। इसलिए अपने आसपास में धूम्रपान करने वाले को नहीं टिकने देना है, आपको ये ध्यान रखिएगा। तो मेन फैलने का यही कारण है। या कोई 6 रोग से पहले से पीड़ित है, वो आपके आसपास में बार बार खांसता है, छींकता है, तो जब वो खांसता या छींकता है तो उसके श्वसन के माध्यम से जो पानी निकलता है, हवा निकलती है, उससे भी आपको हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कई कारणे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो आपने अभी तक समझ रहे थे कि 6 रोग के क्या क्या कारण हैं। अब चलिए, 6 रोग अगर हो गया तो कैसे बचेंगे हम लोग?
तो क्षय रोग से बचने का पहला तरीका है कि अगर कोई बच्चा है उसमें क्षय रोग हो ही ना, तो इसलिए बच्चों में बीसीजी का टीका दिलाई जाती है। तो बीसीजी का टीका दीजिए, क्षय रोग वाले जो माइकोबैक्टीरियम उसके शरीर में जाएगा वो उसको नष्ट कर देगा। एक दूसरा है, इसका रोकथाम कैसे करेंगे? तो जो कोई व्यक्ति अगर रोगी है तो जब खांसे या छींके तो रुमाल या टिश्यू पेपर नाक पर डाल करके तब खांसे या छींके, या उसके जो बलगम, जो जैसे वो खांसता है ना, तो जब वो बलगम निकलता है या उसके जो अवशेष है उसको क्या कर देना चाहिए, एकत्रित करके जला देना चाहिए, तो उससे भी बच सकते हैं हम लोग। तो ये सब कुछ रोकथाम के उपाय है, या रोगी व्यक्ति के पास हम लोग नहीं रहेंगे तो ये संक्रमण से बचने का एक उपाय है। हाँ, इसका लक्षण क्या था? तो लक्षण हमने आपको बताया ही नहीं, भूल गया। तो लक्षण क्या था? लक्षण होता है सीने में दर्द होना, लगातार खांसी करना, खांसते खांसते कभी कभी बलगम आती है, और बलगम में ना कभी कभी रक्त की मात्रा भी होती है। तो ये मेन लक्षण है, सीने में दर्द, जोर जोर से खांसना, खांसी में बलगम आना, बलगम में ब्लड का आना, और शरीर धीरे धीरे हल्का होने लगता है, शरीर पतला दुबला हो जाता है, तो समझिए उस रोग व्यक्ति को क्षय रोग हो गया है। तो आशा रखें कि क्लियर हो गया सब आदमी का। तो हमने पढ़ाया पहले क्षय रोग के कारण, मैक्टोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसका हमने और कारण बताया, रोगी व्यक्ति से फैलता है, हवा के माध्यम से, छींक के माध्यम से, जो भी है। इसके लक्षण हमने बताया, सीने में दर्द होना, खांसी, बलगम आना, बलगम में ब्लड आना, शरीर का हल्का होना, और रोकथाम का उपाय बच्चों में बीसीजी का टीका दिलवाइए, और साथ में रोगी व्यक्ति से दूर रहिए। आशा है क्लियर हो ही गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब एक रोग आपके सामने है जिनका नाम है, सुनिएगा, गलघोटू रोग का लक्षण, उपचार, रोकथाम। अब गलघोटू क्या है? तो याद रखिएगा, यह भी एक प्रकार का जीवाणु से होने वाले रोग है जिनका नाम है कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिये। कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिये नामक जीवाणु से एक बीमारी हो जाती है, इसका नाम है गलघोटू। क्लियर? अब जब यह और होता है तो इसके और से कारण क्या हो सकते हैं? तो रोगी व्यक्ति से भी हो सकता है आपको। बस देखिए, क्योंकि आपने क्या पढ़ा, अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे संक्रामक रोग पढ़ रहे थे। तो संक्रामक का मतलब ही होता है कि एक रोगी से दो रोग दूसरे रोगी में होना। तो वो कोई व्यक्ति अगर पहले से संक्रमित है तो उससे भी हो सकता है, या ये हवा के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से अगर आपके बॉडी में कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया अगर चला गया तो आपको गलघोटू हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक शब्द आता होगा कि सर अगर हो जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमको गलघोटू हो गया है? तो नाम से ही तो पता चल रहा है, गलघोटू यानी गले में क्या होना, खराश और दर्द होना। ठीक है, तो इसके मेन लक्षण क्या है? तो गले में हल्का हल्का दर्द होता है, और गले में सूजन आ जाती है। गले में दर्द होना और साथ साथ गले में क्या हो जाना, सूजन हो जाना। इसके अलावे सांस लेने में ना उसे कठिनाइयां आती है। ठीक है, और तेज बुखार आवे तो समझ जाना कि उसे गलघोटू नामक रोग हो गया है। चलिए, क्या पढ़ रहे थे आप? तो गलघोटू रोग के लक्षण, पहला तो गले में दर्द होना, सांस लेने में कठिनाई होनी, गले में खराश, खांसी और बुखार, तो समझिएगा कि उसको गलघोटू हो गया है। अगर हो जाए तो फिर अब इसके सामने में क्या क्या ऐसे उपचार हैं जो देंगे? तो सबसे पहला, बच्चे में गलघोटू न हो तो उसके लिए हम लोग डीपीटी का एक टीका आता है, अगर उसे दिलाएंगे तो बच्चे को गलघोटू नामक रोग नहीं होगा, पहला। चलिए, दूसरा है संक्रमित व्यक्ति से हम लोग क्या रखेंगे, दूर रखेंगे। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए घर में अगर गलघोटू से पीड़ित हो गया हो तो हम क्या उपचार दे सकते हैं? देखिए, ऐसी स्थिति में तो कोई भी अगर बीमारी हो, अगर आपको समझ में ना आवे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए, कोई अनुभवी चिकित्सक हो उससे आप सलाह ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ ना आवे तो आपकी किताब की जो तत्कालीन बातें हैं वो कर सकते हैं। जैसे देखिए, उसे गार्गिल करवाइए। मार्केट में बहुत सारी कीटनाशक घोल आती है। अब आपके दिमाग में आता होगा सर खेत में स्प्रे करते हैं वो वाला कीटनाशक। नहीं मेरे भाई, अगर वो कराओगे तो रोगी पहले ही खत्म हो जाएगा। नहीं,
तो कौन सा? तो मार्केट में आती है जिसका नाम है बेटाडीन गार्गिल, ठीक है। और सारी कंपनियां बनाती है, ऐसा नहीं कि बेटाडीन गार्गिल ही बता रहे हैं, बहुत सारी है। जैसे नेक्सोडाइन करके नाम से भी आता है, नेक्सोडाइन, वो भी एक अच्छी गार्गिल है। उसको क्या करना होता है, गर्म पानी में थोड़ा सा डाल दीजिए, 10-15 बूंद डालिए और उसको गार्गिल करवाइए। इससे जितने जो माउथ के अंदर का विकार होता है ना, चाहे वो दांत में पैरिया हो, दर्द हो, गले में वास आ रही हो गंदा गंदा, तो वो सब क्लियर हो जाता है। अब कहिएगा सर आपको कैसे मालूम है? तो हम तो एक तो खुद चिकित्सक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आप इसका गार्गिल करिए, तो उससे क्या होगा ना कि उस व्यक्ति का गल घोटू की समस्या जो है ना कुछ हद तक समाप्त हो सकती है। एनी डाउट? चलिए तो आगे चले क्या? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए हमने इसको रंग करना भूल गया, 3 नंबर को। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? खसरी के 3 विशिष्ट लक्षणों की सूची बनाइए। रोगों की रोकथाम के लिए 3 सावधानी भी लिखिए। यानी कहने का अर्थ है कि अगर आपसे पूछ रहा है कि अगर किसी को खसरा रोग हो जाए तो क्या क्या उसके लक्षण हैं, वो होते कैसे हैं, और अगर हो जाए तो हम क्या करेंगे। चलिए, तो खसरा रोग का मेन कारण है, याद रखेंगे, वैसिलस पर्ट्यूसिस। वैसिलस पर्ट्यूसिस नामक जो है ना जीवाणु, अगर किसी माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर आ जाए तो हमें खसरा रोग हो जाते हैं। तो अभी पढ़ रहे थे आप, पहला पढ़ा क्षय रोग, माइकोबैक्टीरियम, दूसरा था कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिये, और तीसरा पढ़ रहे थे आप खसरा। तो खसरा का कारण क्या है? खसरा का है वैसिल्स पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु के कारण हमें खसरा रोग हो जाता है। अब आपके दिमाग में फिर एक शब्द उठता होगा कि जब अगर हो जाए तो कैसे पहचानेंगे कि मुझे खसरा है? तो उसके लक्षण को देखो ना। पहला लक्षण देखो कि शरीर के ऊपर ना छोटे छोटे दाने आने लगे, तो मेन इसका यही लक्षण है। अगर शरीर के ऊपर में छोटा छोटा दाना आ जाए तो समझना कि उस व्यक्ति को क्या हो गया है? खसरा हो गया है। साथ साथ तेज बुखार रहे, साथ सिर में दर्द आवे, सर्दी जुकाम सब कुछ आ जाए, सर्दी जुकाम बुखार, और शरीर के ऊपर देखिए मेन सर्दी बुखार खांसी तो ऐसे भी आता है, लेकिन मेन क्या है उसका? खसरा का मेन लक्षण बॉडी के ऊपर ना छोटे छोटे दाने पिंपल्स आ जाना, समझिएगा उसको खसरा का बीमारी हो गया। किसी को डाउट? चलिए, अगर आप पहचान ही गए हैं तो सबसे बड़ी बात है कि इसका रोकथाम तो होना ही चाहिए ना। तो चलिए, तो इसका रोकथाम क्या है? देखो, सबसे पहले क्या है, ऐसी स्थिति में ना जो हमारी तंत्रिकाएं होती है वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाता है, तो ऐसे समय में रोगी को ना कठोर काम, जैसे कोई व्यायाम हो या भाग दौड़ की जो काम होती है ना, उसे नहीं कराना चाहिए। सबसे मेन चीज यहाँ पर यह होता है, उसको कठोर काम यानी व्यायाम करता हो या भाग दौड़ करता हो तो ये काम नहीं कराना चाहिए, तो ये बच सकते हैं। इसके अलावा खसरे का टीका भी आता है, नाम के खसरे का टीका नाम से ही आता है। जैसे हमने उसमें पहला में देखा कि बीसीजी का टीका, दूसरा में हमने देखा कि डीपीटी का टीका। तो क्या इसका कोई टीका का नाम है क्या? नहीं, इसका नाम ही है खसरा का टीका। खचरा का टीका नहीं, खसरा का टीका। तो खसरा का टीका लगा देंगे तो उससे बच्चा को ना राहत मिल सकता है, यानी कि उसको रोग नहीं होगा। क्लियर है? तो अभी तक आप पढ़ रहे थे खसरा, मेन कारण क्या है? तो बैक्टीरियम प्यूटिसिस, इसके कारण। अब इसके लक्षण क्या है? तो मेन लक्षण है शरीर के ऊपर में दाने आना, तेज बुखार, खांसी, सर्दी जुकाम आना, सिर दर्द होना। तो बचेंगे कैसे? तो बचने के लिए भारी कठोर काम नहीं करवाइए। साथ में खुजली आवे ना तो उसको खुजली को खुजलाने नहीं कहिए, क्योंकि जैसे जैसे खुजलाएगा ना वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, तो उसको खुजलाना नहीं है। और साथ ही साथ क्या है कि उसे टीका दिलवाइए, उससे रोकथाम हो जाएगी। किसी को डाउट? तो आशा रखें क्वेश्चन 3 तक क्लियर हो गया होगा। चलिए, बहुत अच्छी बातें हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्या कहता है। अब यहां एक है कुकुर खांसी। कभी कभी इसी का नाम ना किताब में पढ़ना लिखा हुआ है कुकुकर, कुकुकर, कुकुर खांसी, है ना। लेकिन कुकुर खांसी या इसको हम लोग काली खांसी भी कहते हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी शब्द रहे तो नाम एक ही है, लिखने का अपना अपना सिस्टम है, तरीका है। तो हमने उसको लिखा है कुकुर खांसी, कुकुर, कुकुर खांसी, है ना, यानी कुत्ता वाला खांसी। अरे देहाती हिसाब में भी एक बता दें, इसका इलाज बहुत बढ़िया है, इलाज मालूम है आपको?
कि जब किसी बच्चा को हो जाता है ना, तो उसको लोग कहते हैं, उसकी माता कहती है कि दूध भात खाओ, उसी का उगला पत्ता पर लेकर के कुत्ता को खिला देता है, ठीक हो जाता है। ये होता है, बिल्कुल प्रमाणित है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर किसी बच्चा को लगातार इस तरह की खांसी हो, बार बार खांसी होता है, तो उसका एक बेहतरीन उपाय है। क्या उपाय है? कि बच्चा जो खा रहा है, मान लीजिए कोई भोजन, तो उसके मुंह से उगलवा लीजिए, मैंने उसको मुंह में जाए, फिर उसको उगलवा लीजिए, उसको ना जो आसपास में कोई कुत्ता है उसको दे दीजिए, वो खा लेगा, समझिएगा कि बच्चा का खांसी ठीक हो गया। अब क्या सिस्टेमिक है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये इस तरह से होते हैं। तो कुकुर खांसी के क्या कारण है, क्या लक्षण है, कैसे बचेंगे, चलते हैं देखते हैं। देखिए, कुकुर खांसी का प्रमुख लक्षण क्या है? तो सीधा है कि तेज खांसी होगी, नाम से ही है कुकुर खांसी, तेज खांसी। खांसी के साथ साथ नाक बहने लगेंगे, छींकें आएगी, आंख से भी पानी आना शुरू हो जाता है, और खांसते खांसते एकदम क्या हो जाता है ना कि बमन उल्टियां होना शुरू हो जाए, तो समझिए इतना खांसी आएगा कि खांसते खांसते उल्टी कर दे, तो समझिएगा कि उसको क्या हो गया है, कुकुर खांसी हो गया है। हाँ, इसमें ना बलगम नहीं निकलता है, याद रखिएगा। जैसे ना खांसते हैं तो बहुत सारा इतना इतना करके कफ निकलता है, वो नहीं निकलता है कुकुर खांसी में। पहली बात, खांसे तेज खांसेंगे, खांसी में लगातार खांसते खांसते क्या होगी, छींके आएगी, साथ ही साथ आंख और नाक से पानी गिरेगा, और हल्की बुखारें होगी। देखिए उसको बुखार आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि बॉडी में लगातार प्रेस पड़ता है, जिसके कारण थोड़ा सा हल्का गर्म हो जाता है। एक और मेन इसका क्या है कि इसमें बलगम नहीं निकलती, खांसी होगा लेकिन बलगम नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग कुकुर खांसी। चलिए, अब इसका क्या है, हाँ, ये होता किसके कारण है? याद रखेंगे, कवक के कारण हो जाती है। अगर कवक अगर हमारे शरीर में बॉडी में प्रवेश कर जाता है, तो इससे भी हो जाता है कवक, ठीक है, या मौसमी प्रभाव भी होता है। चलिए आगे चलते हैं। इसकी रोकथाम क्या है? तो जब कुकुर खांसी हो, तो तुरंत किसी चिकित्सक से इलाज करवाइए, यानी किसी डॉक्टर से दिखवाइए। इसके अलावे हैं कि रोगी व्यक्ति से उसे दूर रखिए, और साथ में कुकुर खांसी से बचने के लिए ना बच्चों में डीपीटी का टीका दिलवाइए, और खासकर सुपाच्य भोजन दीजिए। माने क्योंकि क्या होता है ना कि वो लगातार खांसता है, तो उसकी जो आंतरिक जो होती है ना जो सिस्टम होता है, जिसको पाचन तंत्र आप कह सकते हैं, पाचन तंत्र ना अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाता ऐसी स्थिति में। तो उसको सुपाच्य भोजन दीजिए, कोई गरिष्ठ भोजन नहीं खिलाइए, ताकि वो आसानी से पचा सके ऐसा भोजन। और हाँ, बच्चों में ना हो तो डीपीटी का टीका। चलिए फिर से समझते हैं। कुकुर खांसी किसके कारण? कबक के कारण। लक्षण क्या? लगातार खांसी होगी, खांसते समय छींकें आएगी, साथ ही साथ बलगम नहीं आएगा, और आंख और नाक से दोनों से पानी बहेगी, हल्की हल्की बुखारें आएगी। क्लियर? रोकथाम क्या है? तो बच्चों में डीपीटी का टीका दिलवाइए, साथ ही साथ रोगी व्यक्ति से दूर रखिए, और इतना ही नहीं, बच्चे को सुपाच्य भोजन दीजिए, और उसको शरीर को ना गर्म रखिए। गर्म रखने से भी उससे राहत मिलती है, यानी कि धूप में उसको रखिए, या गर्म कपड़ा पहनाइए, अगर हो तो नोजल क्लियर करवाइए, उसको नाक साफ करवाइए। विक्स इनहेलर या नेबुलाइजर आती है, तो उससे आप उसको करवा सकते हैं, तो नाक क्लियर रहेगा, तो कुछ हद तक उसे राहत मिलती है। या विक्स होता है, विक्स लगवाइए। चलिए, बहुत अच्छी बातें हैं। तो ये रोकथाम के कुछ उपाय हैं। अब आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है सर ना, निमोनिया के लक्षण, उपचार और रोकथाम। देखिए, खास करके ना ये छोटे बच्चों में ज्यादा होती है। जैसे जैसे ये बड़ा बच्चा हो जाता है, यानी 5 साल से ऊपर होगा, तो निमोनिया के लक्षण बहुत कम होते हैं। हाँ, वही बच्चा जब आगे जाता है, तो उसको श्वसन संबंधी, यानी इसको कहते हैं अस्थमा, दम फुल्ली की बीमारी हो जाती है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उसमें निमोनिया की बीमारी, जिसको देहात के हिसाब में कहते हैं पजरा मारना, ये ज्यादा करके होती है। होता किसके कारण है? तो मेन कारण है कबक। फिर यहाँ जो क्या होता है ना कि जब ज्यादा बच्चा अगर ठंड में रहेगा, तो उसकी श्वसन संबंधी ना जो तंत्रिका तंत्र है प्रभावित होने लगती है, और जैसे प्रभावित होगी, तो उसका जितना बॉडी में ऑक्सीजन जाना चाहिए लेवल, वो ऑक्सीजन लेवल उतना जाएगा नहीं। परिणाम होता है कि वह जबरदस्ती सांस लेता है, जिसके कारण जो हमारी बगल की पजरा होता है ना, वो काम करना बंद कर देता है। यानी इसका मेन एक जीवाणु है, उसका नाम है न्यूमोकोकस। न्यूमोकोकस नामक जीवाणु के कारण हमारे बॉडी में ये फैलता है। चलिए, अब इसके लक्षण क्या है? तो इसका मेन लक्षण है, देखिए,
मेन लक्षण जो होता है, जैसे उसके कमर में जो होता है ना, जिसको पजरा कहते हैं, पजरा में ना वो बार बार जंप करेगा, सांस लेगा उससे ज्यादा ज्यादा, सांस लेगा तो घरघराहट की आवाजें आएगी, चेहरा लाल हो जाता है, ठीक है ना, और सीने में दर्द होगी, लेटने में कठिनाइयां होगी। तो ऐसी स्थिति में समझ जाते हैं कि उसे क्या हो गया, निमोनिया। चलिए, अब रोकथाम। तो जब ऐसी परिस्थिति आवे, तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा बच्चों की जानें भी जा सकती है, तो तत्काल किसी डॉक्टर से इलाज करवाइए। अगर मान लीजिए अगर रोकथाम करनी है, तो सबसे पहले तो बच्चे को गर्म रखिए, बिल्कुल हवादार स्थान हो, जहां पर हवा हो लेकिन गर्म हवा हो, ठंडी हवा ना हो, सूर्य की रोशनी में उसको रखिए, गर्म कपड़े पहनाइए, विक्स इनहेलर नेबुलाइजर लगाइए, ताकि वह आसानी से सांस ले सके कम से कम, ठीक है, और किसी अच्छे चिकित्सक से इलाज करवाइए। चलते हैं, तो हम लोग पढ़ रहे थे निमोनिया। निमोनिया का पहला कारण क्या है, तो न्यूमोकोकस, याद रखेंगे, न्यूमोकोकस नामक जीवाणु के कारण यह रोग होती है। लक्षण क्या है, तो सांस तेज चलना, चेहरे लाल हो जाना, सांस लेने में कठिनाइयां होनी, यानी सांस अंदर नहीं जाता है, जिसके कारण पजरा जो है वह तेजी से बाहर निकलने लगता है बच्चों में, साथ ही साथ उसे लेटने में कठिनाइयां होती है, नाक मुंह बिल्कुल बंद रहता है, बिल्कुल अंदर उसकी सांस नहीं जा पाती है, घबराहट परेशानी बच्चों को होती है, तो समझिएगा कि उसको निमोनिया का रोग हो गया है। अब उपचार क्या करेंगे, तो तुरंत पहले किसी चिकित्सक से सलाह लेंगे, या तत्कालीन उपचार है कि उसे विक्स लगाइए, इनहेलर अगर है कोई, विक्स इनहेलर, या बहुत सारे मार्केट में स्थालिन का इनहेलर आता है, या एरोक्वट का इनहेलर आता है, बहुत सारी ब्रांड कंपनियां बनाती है इनहेलर, तो आप इनहेलर दे सकते हैं, या नेबुलाइजर आप करवा सकते हैं। नेबुलाइजर का मतलब होता है कि बच्चे को जबरदस्ती उसको सांस देना पड़ता है, अगर मान लीजिए अपना सांस नहीं ले रहा है तो उसको सांस देते हैं, उससे क्या होता है, उसको जितना भी रेसिप्टेशन है, यानी सांसन तंत्र हमारी है, सब क्लियर हो जाता है, तो आसानी से उसको सांस जाता है बच्चे में। और डॉक्टर से सलाह लीजिए, और गर्म कपड़े पहनाइए, गर्म स्थान पर रखिए, बिल्कुल सूर्य की रोशनी में, तो बस से बच सकता है। क्लियर। चलिए, आशा है क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन है 6 में, पेचिश से पीड़ित व्यक्ति के लिए आहार आयोजन करते समय किन 4 बातों का ध्यान रखेंगे। पेचिश से पीड़ित व्यक्ति, देखिए अगर कोई व्यक्ति पेचिश है, पेचिश का मतलब क्या है, ये हमारा होता कैसे है, सो पहले देखो, तो ये एंट अमीवा से होता है, एंट अमीवा हिस्टोलेटिका कहिए उसको, या अमीबी पेचिस कहिए। देखिए उसी का नाम है एंट अमीवा हिस्टोलिटिका, या अमीबी पेचिस के कारण ना ये हमको हो जाता है। कहिएगा सर पहचानेंगे कैसे, क्वेश्चन में तो पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। अमीबी पेचिस का मतलब हुआ, अगर कोई पेचिस से पीड़ित है तो बार बार उसको दस्त आएगा, दस्त के साथ साथ ना पेट में दर्द आएगी, दस्त आएगा, दस्त करने के लिए जब वो जाएगा तो होगा नहीं, दर्द अकरन रहेगा, फिर जब वो आएगा तो फिर 5 मिनट बाद उसको ऐसे ही महसूस होगा, फीलिंग होगा, कोशिश करेगा वो, जाएगा फिर से, लेकिन फिर से उसे दस्त नहीं होगा, दर्द महसूस होगा, तो उसको कहते हैं अमीबी पेचिस। ये किसके कारण, तो अमीबी पेचिस के कारण, या एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण। अब देखिए, अब उसे, अब क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि जो उसकी जो पाचन तंत्र है ना, पाचन तंत्र सही से काम नहीं कर रहा है, तो कैसे उसको बचाएंगे हम लोग, तो सीधा उसे गरिष्ठ भोजन नहीं दीजिए, जो ज्यादा रेसे वाली भोजन है ना, रेसे वाली ज्यादा, वो नहीं दीजिए, उसे हल्का रेसे वाली भोजन दीजिए, यानी दाल में ज्यादा रेसा मिलता है, जैसे भिंडी की सब्जी खाते हैं उसमें ज्यादा रेसा है, हरी पत्तीदार सब्जियां हैं उसमें ज्यादा रेसा है ना, रेसा समझ रहे हैं ना, फाइबर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। तो हम उसे देंगे क्या, तो दाल दीजिए, सॉरी दूध दीजिए, दही खिलाइए, है ना, तो ये क्या है उसका, कम रेसे वाली, जैसे आलू है कम रेसे वाली है, तो वो खिलाइए, तो उससे क्या हो सकता है, उसको बच सकता है। क्लियर। और हाँ, साथ में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है, याद रखिएगा, किसी डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। तो इसको देना क्या भाई, तो सुपाच्य भोजन, जैसे दाल का सूप हो, दही हो, फल का रस हो, ये सब दीजिए ना, तो उससे राहत मिल सकती है उसको। एनी डाउट। आशा है क्वेश्चन नंबर 6 समझ गए होंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम नहीं बताएंगे, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना, वही आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है। खसरा के बीमारी के लक्षण वही पूछ रहा है, तो बार बार बताने की क्या जरूरत है, अगर आपको खास 7 समझना है, क्वेश्चन 3 को देख लीजिए, फिर से समझ जाएंगे 7। एनी डाउट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्या है, पोलियो रोग के लक्षण, उपचार और रोकथाम के
कारण। देखिए पोलियो एक विषाणु के कारण होता है, याद रखना, पोलियो एक विषाणु के कारण होता है। अब विषाणु जब हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो होता क्या है, कैसे पहचानेंगे कि मुझे पोलियो हो गया? तो पोलियो का मेन लक्षण है जो हमारी बॉडी का तंत्रिका तंत्र है, यानी जिससे हम लोगों का मतलब क्या कहते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, या हमारी जो आवेग ग्रहण, जो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, जो बॉडी शरीर का जो सबसे बड़ी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका, वो ही क्षतिग्रस्त हो जाती है, वही काम नहीं करेगा। यानी वो अंग, जिस अंग में वो प्रभावशाली होता है, उस अंग को शून्य कर देता है। अगर वो कट भी जाए, उसमें चीटी काटी, आपको पता नहीं चलेगा, तो समझिएगा कि हमको क्या हो गया है भाई, पोलियो का प्रारंभ हो गया है। अब प्रारंभ जब होगा तो धीरे धीरे ना वो अंग सूखने लगेगा। जैसे मेरी दोनों हाथें इस तरह की है, अगर किसी एक बाजू में हो जाता है ना, तो ये हाथें अब धीरे धीरे सूखने लगेगी, छोटी हो जाएगी। ये पोलियो के मेन लक्षण है। चलिए, तो पोलियो का लक्षण क्या भाई, तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, जिस अंग में होगी वो अंग शून्य हो जाएगी, धीरे धीरे सूखने लगेगी, छोटी हो जाएगी। लेकिन अब नहीं होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। आज से 30-35 वर्ष पहले हमारे देश में बहुत ज्यादा ये हुआ करते थे, लेकिन अब ये बहुत कम होती है, नहीं के बराबर। किसी का भाग्य खराब हो तो शायद हो जाए, वो अलग सी बातें हैं, लेकिन सामान्यतः अब नहीं ही होती है हमारे देश में। ठीक है, तो चल हम लोग, पोलियो का कारण है विषाणु। जब ये आती है तो कैसे पता चलेगा, तो हमने बता दिया उसका लक्षण। अब अगर आ जाए तो क्या करेंगे? देखिए पहले तो आबे ही नहीं, इसका ख्याल रखिए, क्योंकि आ जाने के बाद इसका इलाज नहीं है मेरे भाई। आ जाएगा तो इलाज है ही नहीं। क्या करोगे? बहुत करोगे तो फिजियोथेरापी कराओगे ना। अच्छा, एक इलाज तरीका है फिजियोथेरापी, इससे प्रभावशाली नहीं है। वो क्या करेगा, उसे कंट्रोल नहीं कर पा सकता है, केवल उसकी दर्द से राहत मिलेगी, थोड़ी सुधार हो सकती है, लेकिन पूर्ण ठीक नहीं होती है। तो हो ही ना, इसलिए पल्स पोलियो की जो दवा यूनिसेफ चलाती है, हर जगह सरकार दे रही है, तो उसको पिलाइए, 2 बूंद जिंदगी का। वही आपने पढ़ा होगा, अगर किसी व्यक्ति के पैर में हो जाए तब क्या होगा। तो इसीलिए पहली बात तो आप ध्यान रखें कि अगर हो गया तो फिजियोथेरापी, और न हो उससे पहले तो पल्स पोलियो की दवा उसे अनिवार्य रूप से पिलाइए, 5 वर्ष उम्र के बच्चों तक को, ताकि ये हो ही ना। चलिए, तो आप पढ़ रहे थे पोलियो के कारण। पहला कारण विषाणु के कारण। लक्षण क्या? तंत्र का तंत्र प्रभावित होती है, अंग सूखने लगती है, दर्द होती है। उपचार है कि ना हो, इसलिए हम लोग पल्स पोलियो की दवा देंगे, अगर हो जाए तो फिजियोथेरापी कराएंगे। आपसे नहीं होगा फिजियोथेरापी, वो डॉक्टर करता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आता होगा सर उसमें होता क्या, थोड़ा सा अगर बता देते तो हम भी जान लेते। अरे मेरे भाई कुछ नहीं, देखो उसमें एक सेकैया होती है, एक सेकाई होती है, जो मतलब क्या कहते हैं उसको, करंट, विद्युत से सेका जाता होगा। अब क्या सर करंट लगाता है? नहीं, उसका मशीन होता है, जो करंट लगाने से ना जो हमारी तंत्रिकाएं हैं ना, नस, वो चालू हो जाता है। तो कुछ हद तक सुधार होता है, लेकिन पूर्ण ठीक नहीं होता है। ठीक है ना, तो उस आशा में नहीं रहना कि हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हमारा क्वेश्चन है, हैजा रोग क्या है भाई? देखो हैजा भी एक प्रकार का लाइलाज बीमारी है। अरे अब तो इलाज वाली बीमारी है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन इसका नाम देखो बड़ा सुंदर रखा है किसी ने, हैजा। है का मतलब है, अजा माने जा। अगर आपके बॉडी में पानी है तो है रहिए, और नहीं तो जाइए गॉड के पास। ठीक है ना। इसका कारण क्या होता है भाई? तो सबसे पहले देखो इसका कारण क्या है, याद रखना, एक नाम है इसका, विवरियो कोमा। विवरियो कोमा नामक जो है एक प्रकार का विषाणु है, और वो हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है ना, चाहे वो हवा के माध्यम से चला जाए या रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से चला जाए, तो आपको हैजा होगा। और हैजा ना बहुत ज्यादा फैलता है, याद रखना। कभी कभी एक मोहल्ले के जितने लोग होते हैं ना, सबको प्रभावित कर देता है। अब पहला तो आपने समझा इसका कारण क्या है, तब विबरियो कोमा नामक जो है विषाणु के कारण ये हो जाती है। अब इसका लक्षण क्या है? तो मेन लक्षण है पतला दस्त होगा, उल्टियां होगी, बस दो का लक्षण है, पतला दस्त और उल्टियां। देखिए एक दस्त होना, पेचिस वाला एक अलग है। पेचिस होगा, जाइएगा आइएगा, जाइएगा आइएगा, जाइएगा आइएगा, जाइएगा। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें एक बार गए, 2 बार गए, और उसके बाद आपकी बॉडी इतनी लूज हो जाएगी ना, आप चल ही नहीं पाएंगे, आप चल ही नहीं पाएंगे, इतनी आपकी बॉडी लूज हो जाएगी।
तो अब उपचार क्या करें मेरे भाई? उपचार कुछ नहीं, तत्कालीन उपचार आप घरेलू उपचार कर सकते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं घोल पिलाइए, नमक, चीनी, नींबू और गर्म पानी उसे देते रहिए। इससे उसके बॉडी में थोड़ा सा एनर्जी रहती है। या मार्केट में बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे ओआरएस का, एप्पल का आता है कंपनी का, तो ब्रांड है वो, ग्लेक्सको का शायद बनाती है कंपनी, ग्लेक्सको ही बनाती है। तो उस कंपनी का आप उसको ओआरएस पिलाइए, तो कुछ हद तक राहत में वो आ सकती है, सुधार में आ सकती है। इसके अलावा तत्काल डॉक्टर से इलाज कराइए, सलाइनिंग फलाइनिंग जो भी होती है ना, ये करवाने से उसे बचाया जा सकता है। तो तत्कालीन उपचार आपने क्या समझा कि लगातार जो है ना ओआरएस का घोल पिलाते रहिए, तो इससे कुछ सब हद तक बचाव आ सकता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे हैजा। हैजा किसके कारण? तो बिबिरियो कोमा नामक विषाणु से। लक्षण पतला दस्त और उल्टियां, शरीर कमजोर हो जाती है। रोकथाम क्या है? तो तत्काल ओआरएस का घोल पिलाइए, या अपने घर में घरेलू घोल बना करके दे सकते हैं, और किसी चिकित्सक से सलाह लीजिए, तो इससे राहत मिल सकती है। ज्यादा अनदेखा कीजिएगा, क्योंकि इसका रिकवरी रेट हमने पढ़ाया था किताब में। मात्र रिकवरी रेट कितना होता है? तो 1 से 1.5 दिन, यानी कहने का अर्थ है 12 से 24 घंटे के अंदर। समझ रहे हैं ना? अगर ज्यादा समय तक अगर दस्त हुआ, तो वो फिर हाथ में आने लायक नहीं रह पाता है। इसलिए इस पर तुरंत इलाज करना है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन 10 क्या कहता है, सुनना। रोगाणुओं का शरीर में संवहन किन माध्यमों द्वारा होता है? अब देखिए, हम लोग पढ़े थे, याद है कि जितने भी रोगाणु हैं, यानी आपने अभी क्या पढ़ा? क्षय रोग, आपने पढ़ा डिप्थीरिया, आपने पढ़ा खसरा, गलघोटू, या जो भी रोग पढ़ा आपने, इनके जितने भी, चाहे वो जीवाणु हो, विषाणु हो, या जो भी हैं, वो आपके बॉडी में किसके माध्यम से आया, यही पूछ रहा है। तो इसके कई माध्यम हमने बताया था, पढ़ाया था आपको। पहला है, याद रखना, हवा द्वारा। कुछ तो हवा के माध्यम से आ जाती है, जैसे अधिकांश हमने पढ़ा क्षय रोग। तो क्षय रोग किसके कारण से आती है? हवा द्वारा ही आपके शरीर में जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, वो आपके हवा द्वारा आपकी बॉडी में प्रवेश कर जाता है। चलिए, इसी तरह से और सारे हैं। कुछ गंदे जल द्वारा है, जैसे आपको अगर खुजली हो जाती है, वो किसके कारण होती है? तो कबक द्वारा। वो कबक आपकी बॉडी में कैसे आया होगा? तो गंदे जल के पीने से हो गया। सुनते होंगे ना, गंदे जल, ठीक है ना? इसके अलावे जैसे हैजा की बीमारी, वो भी विषाक्त भोजन के माध्यम से आ जाता है, तो ये भोजन के माध्यम से आ गया। इसी तरह से गंदे मिट्टी, जैसे टेटनस की बीमारी होती है। मेन टेटनस की बीमारी का कारण है गंदगी, या तो गंदा मिट्टी हो या गंदा गोबर हो। अगर कोई अंग कट गया है, उसमें अगर वो लग गया, अगर आप छोड़ दिए, साफ नहीं कर दिए, तो समझिए आपको टेटनस हो जाएगी। हाँ, याद रखिएगा, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर हो गया तो ज्यादा समय नहीं देता, वो रिकवरी डेट उसका बहुत कम होता है, क्योंकि पूरा तंत्रिका तंत्र को एकदम बंद कर देता है। ब्लड को ऊपर से ना नीचे जाने देता है, ना नीचे से ऊपर जाने देता है, बिल्कुल ठप। अगर तत्काल इलाज ना हुआ, तो वो आदमी, समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए ना, अगर किसी को कट उठ जाए ना, तो ध्यान रखिएगा, टेटवेक तो जरूरी ले लीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बातें हैं। तो आगे चलते हैं। तो गंदे मिट्टी द्वारा, और आगे है कीट या मच्छर द्वारा। कोई मच्छर काट लिया, जैसे मलेरिया है ना, या अन्य प्रकार के, तो वो कीट द्वारा भी फैलती है। तो फैलने का आपने कारण पढ़ा, हवा द्वारा, गंदे जल द्वारा, भोजन द्वारा, गंदे मिट्टी द्वारा, और मच्छर या कीट द्वारा जो है बहुत सारी बीमारियां हमारे बॉडी के अंदर आ जाती है। कोई दिक्कत? आशा है इतना क्लियर हो गया है। लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, समझना कुछ नहीं, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। क्वेश्चन 11 क्या कहता है आपसे कि बाल्यावस्था की सामान्य बीमारियों के बारे में बताइए। अब बाल्यावस्था की बीमारी क्या बताएं? अभी तक आपने जो पढ़ा है, सारा का समरी लिख दीजिए, हो गया आंसर। अभी आप क्या पढ़ रहे थे कि बच्चा, यानी शैशव काल के निवारात्मक रोगों के उपाय। तो हमने अभी तो आपको जितने भी बीमारियां बताई है, सब तो शैशव काल के हैं, यानी बच्चे की बीमारी का ही हमने बताया था। तो आप लिख देंगे क्षय रोग के बारे में, फिर डिप्थीरिया के बारे में, गोल गलसोटू के बारे में, कुकुर खांसी के बारे में, किसी के बारे में 2-3 को लिख दीजिएगा, हो गया क्लियर। एनी डाउट? तो आशा रखते हैं आपको हमारी पढ़ाने का सिस्टम बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है, लाइक करिए, कमेंट करिए, इष्ट मित्रों को शेयर करिए। कितना मित्र को देख रहे हैं ना? 5। हाँ, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमें इजाजत दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।